हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीजी बोर्ड क्लास 10th सोशल साइंस के चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के बारे में। ये इस लेसन का फर्स्ट वीडियो है एंड ये लेसन आपकी ज्योग्राफी वाले कंटेंट में आता है। जो आपके एसएसटी का बुक है उसको आपको 4 डिफरेंट हेडिंग्स में पढ़ना है, जैसे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। तो ये जो लेसन है वो ज्योग्राफी का पोर्शन है। स्टूडेंट्स, आप हमारे चैनल में साइंस, मैथ्स एंड इंग्लिश के वीडियोस तो देख ही रहे हैं। साथ ही में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है इस चीज़ को देखकर कि जो साइंस के इवोल्यूशन लेसन का जो वीडियो है उसको अभी स्टार्टिंग स्टेज में ही मोर देन 5000 स्टूडेंट्स ने देखा है एंड पसंद किया है। अगर इसी तरीके का सपोर्ट मुझे एसएसटी में भी मिलता है तो मैं ज़रूर कंटिन्यू करूँगी कि इस वाले बुक को भी मैं आपको पूरा कंप्लीट कराऊँ। आपके ही कमेंट्स आ रहे थे कि आपको एसएसटी के भी वीडियोस चाहिए, तो मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। आई होप आपको ये लेसन जो है वो समझ आएगा, ये वीडियो पसंद आएगा एंड इसको भी आप उतना ही सपोर्ट देंगे जैसा कि आपने इवोल्यूशन लेसन को दिया है। जब आप लोगों का इतना ज़्यादा सपोर्ट मिलता है तो हमें भी इंस्पिरेशन मिलता है कि हम जो भी लेसन्स हैं वो सबको आपको एक्सप्लेन करें। मोटिवेटेड फील होता है कि हाँ, सारे लेसन्स को मैं पढ़ा दूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हेडिंग है आवर रिलेशनशिप विथ नेचुरल रिसोर्सेज। ह्यूमंस जो हैं वो इस नेचुरल वर्ल्ड के एक इंटीग्रल पार्ट हैं। इंटीग्रल का मतलब होता है वो पार्ट जिसको कि आप डिवाइड करके अलग नहीं कर सकते। ठीक है, एक एसेंशियल पार्ट है जो कि हमेशा इसके साथ रहेगा। तो नेचुरल वर्ल्ड का एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है ह्यूमन बींग्स। दूसरे ऑर्गेनिजम्स के जैसे ही ह्यूमन बींग्स भी नेचर की जो भी चीज़ें हैं उनको एंजॉय करते हैं, लाइक एयर, वाटर, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड अदर एनिमल्स। वहीं पे जो ह्यूमन बींग्स हैं वो बाकी सारे ऑर्गेनिज़म से काफ़ी डिफरेंट होते हैं। अब क्यों डिफरेंट है? क्योंकि कॉन्शियसली ह्यूमन बींग्स क्या कर सकते हैं कि नेचर को अपने नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। यानी नेचर में जो भी चीज़ें हैं या फिर नेचुरल जो भी चीज़ें हैं उन सबको हम लोग अपने नीड्स के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एंड दे यूज़ नेचर्स मटेरियल टू मेक टूल्स एंड यूज़ दीज टूल्स टू प्रोड्यूस द थिंग्स दे वांट। क्या करते हैं कि नेचर में जो भी मटेरियल्स हैं उनका यूज़ करके हम टूल्स बनाते हैं। फिर इस टूल्स का यूज़ करके हम लोग न्यू थिंग्स प्रिपेयर करते हैं जिसका कि हमको ज़रूरत है। जैसे कि हम लोग इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं। द नेचुरल मटेरियल दे यूज़ आर कॉल्ड रिसोर्सेज। यहाँ पे जो नेचुरल मटेरियल्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं डिज़ायर्ड टूल्स बनाने के लिए, इन मटेरियल्स को रिसोर्स बोलते हैं। तो डेफिनेशन यहीं पे आ जाएगा, व्हाट आर रिसोर्सेज। तो द नेचुरल मटेरियल्स दैट वी यूज़ टू मेक टूल्स टू प्रोड्यूस न्यू थिंग्स फॉर अस आर कॉल्ड रिसोर्सेज। अब एग्जांपल है, जैसे प्री हिस्टोरिक टाइम्स में ह्यूमंस ने क्या किया, स्टोन्स को चिप करके उससे शार्प एज वाले टूल्स बनाए। उस टूल से वो क्या कर सकते हैं, तो हंटिंग कर सकते हैं, डिगिंग कर सकते हैं, डिग करके रूट्स एंड ट्यूबर्स निकाल सकते हैं। उसके बाद बास्केट्स बना सकते हैं बैम्बूज के, और क्लोथ सीव कर सकते हैं एनिमल हाइड से। तो ये सारा कुछ क्या हुआ, जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो रिसोर्स है एंड रिसोर्सेज का यूज़ करके हम लोग अपने अकॉर्डिंग चीज़ें जो है वो बना रहे हैं। तो जो नेचुरल रिसोर्स है यहाँ पे वो क्या क्या हो गए, स्टोन्स, बैम्बू, एनिमल हाइड्स एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ों को ही नेचुरल रिसोर्स बोल रहे हैं। नाउ ह्यूमंस एक्सपैंडेड द रेंज ऑफ देयर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ ओवर द ईयर्स। जैसे जैसे ईयर्स बीतते गए वैसे वैसे ह्यूमन बींग्स जो हैं अपने प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को भी एक्सपैंड करते गए हैं। जैसे कि वो रियरिंग करने लगे एनिमल्स का, फार्म्स का और लैंड का। ठीक है, एनिमल्स एंड फार्म द लैंड्स। मतलब क्या हो रहा है, रियरिंग का मतलब क्या होता है, एनिमल्स को, एनिमल हस्बेंड्री बोल सकते हैं उनको, पालना। तो एनिमल्स रियर करने लगे, जैसे फार्म्स बनाए लैंड में। ठीक है, उसके बाद ऑल्टरनेट थिंग्स और क्या, तो जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं जैसे कि स्टोन्स, उसका यूज़ करके वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स बना सकते हैं। और उसके बाद वो उसको ऑल्टर करके लिविंग बींग्स जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनको भी वो ऑल्टर करने लगे अपने नीड्स के अकॉर्डिंग। तो ये जो टूल्स हैं जो स्टोन से बने उनका यूज़ करके फॉरेस्ट क्लियर किए जा सकते हैं। फॉरेस्ट को क्लियर करने के बाद जो लैंड है उसका लेवलिंग होगा। लैंड को लेवलिंग के बाद क्या होगा, जैसे लैंड क्या होता है कि अप एंड डाउन वो एरिया होता है ना पूरा, तो उसको पहले लेवलिंग किए। लेवलिंग करने के बाद सीड सिलेक्ट किए एंड उन सीड्स को सो किए लैंड में। सीड्स को सो करने से प्लांट्स ग्रो हुए वहाँ पे, उन प्लांट्स में फ्लावर्स आए, देन फ्रूट्स आए, उसके बाद फूड ग्रेन्स आए। अब इस फूड ग्रेन्स को हार्वेस्ट किए। हार्वेस्ट करने के बाद जो क्रॉप्स ऑब्टेन हो रहे हैं उन क्रॉप्स को स्टोर करने के लिए हाउसेस बनाए। एंड उसके बाद ये जो हाउस हैं वो ग्रो होते होते सेटलमेंट्स फॉर्म किए। एंड इस तरीके से ह्यूमन सेटलमेंट जो है वो फॉर्म हो जाता है।
नेक्स्ट है इन दिस वे द रेंज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज दैट ह्यूमंस यूज्ड केप्ट एक्सपैंडिंग एंड देयर एबिलिटी टू हार्नेस दीज रिसोर्सेज केप्ट इम्प्रूविंग। तो इस तरीके से क्या होता है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको जो यूज़ कर रहे थे ह्यूमन बींग्स वो एक्सपैंड होते गया उनका यूज़, और साथ ही में इनकी एबिलिटीज़ बढ़ती गई, मतलब कि रिसोर्सेज को यूज़ करके वो और बेटर तरीके से अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सके। Now, historians call this age when humans began to domesticate animals and cultivate crops the Neolithic Revolution। ये जो एज था ना, जब ह्यूमन बींग्स स्टार्ट किए थे कि एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया जाए एंड क्रॉप्स वगैरह कल्टीवेट करें, उस एज को हिस्टोरियंस नियोलिथिक रेवोल्यूशन बोलते हैं, जो कि आज से अराउंड 10,000 ईयर्स पहले स्टार्ट हुआ था। देन ह्यूमंस एक्वायर्ड न्यू स्किल्स एंड टेक्निक्स एंड दे बिगन प्रोड्यूसिंग मैनी न्यू थिंग्स ऑन अ बिगर स्केल। इसके बाद क्या होता है कि न्यू स्किल्स एक्वायर कर लेते हैं, नए नए टेक्निक्स डेवलप कर लेते हैं, जिसके अकॉर्डिंग वो नई चीज़ें बनाते हैं, वो भी बिगर स्केल पे, लार्ज स्केल पे। These included utensils made by baking clay, clothes made by spinning and weaving fiber, and numerous articles made from metals like copper, brass and iron। तो ये वो क्या क्या चीज़ें हैं जो ये लोग डेवलप किए, तो वो है यूटेंसिल्स जो कि क्ले को बेक करके बनाया जाता था, वहीं पे क्लोथ्स जो कि फाइबर्स को वीव एंड स्पिन करके बनाया जाता था। इसके बाद न्यूमरस डिफरेंट मेटल आर्टिकल्स थे जैसे कि कॉपर, ब्रास एंड आयरन के बने हुए। नेक्स्ट है हु ओन रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज क्या है वो तो हम लोग देख लिए, लेकिन ये जो रिसोर्सेज हैं वो है किसके, जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो एक्चुअल में किसके हैं। तो जैसे जैसे ह्यूमन लाइफ में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका इम्पोर्टेंस ग्रो होते गया, वैसे वैसे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कंट्रोल कौन करता है, एंड वाई शुड दे बी यूज्ड एंड हु शुड बेनिफिट फ्रॉम देयर यूज़। तो सॉरी, वाई शुड, हाउ शुड दे बी यूज्ड, यानी कि उसको कैसे यूज़ किया जाए एंड उससे क्या सारे बेनिफिट्स होंगे और वो बेनिफिट्स डायरेक्टली किसको पहुंचेंगे। तो डिफरेंट कम्युनिटीज़ ने इस क्वेश्चंस को आंसर किया डिफरेंट तरीक़ों से। जैसे कि कुछ सोसाइटीज़ थे, वहाँ पे जो भी पीपल थे ना, उनको कलेक्टिव राइट्स थे इन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए, मतलब कि वो कम्युनिटीज़ फ्रेम किए थे जो कि लॉस एंड रूल्स बनाते थे कि इन सारे रिसोर्सेज को जुडिशियसली कैसे यूटिलाइज़ किया जा सके। जुडिशियसली मतलब कि उनको ओवर यूज़ नहीं करना है, जस्टिस रहे ना, मतलब इस तरीके से यूज़ करें कि वो यूज़ हो रहा है, ना कि उसको हम लोग ओवर यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके के यूज़ के लिए वहाँ पे कम्युनिटीज़ फ्रेम की गई थी। वहीं पे ये लोग क्या थे कि जो लैंड, फॉरेस्ट, वाटर सोर्सेज हैं, इन सबको कॉमन प्रॉपर्टी बोलते थे। ठीक है, लैंड, वाटर एंड फॉरेस्ट जो है वो कॉमन प्रॉपर्टी है। दिस सोसाइटी सॉ नेचुरल रिसोर्सेज एज डिवाइन। नेचुरल रिसोर्सेज को वो डिवाइन समझते थे, मतलब गॉडली थिंग है। ठीक है, उसको वो लोग अपने पर्सनल यूज़ के लिए ऐसे एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, इस तरीके से वो लोग इंपॉर्टेंस देते थे नेचुरल रिसोर्सेज को। फॉर देम लैंड, ट्रीज, रिवर्स, ओशियंस, एनिमल्स एंड माउंटेन्स वर गॉड एंड गॉडेसेस। उस टाइम पे वो लोग, मतलब ये जो सोसाइटी के लोग हैं वो क्या सोचते थे कि जो लैंड, ट्रीज, रिवर, ओशियंस, एनिमल्स, माउंटेन्स, ये सारी चीज़ें हैं वो गॉड एंड गॉडेसेस के जैसे हैं, एंड वो क्योंकि उनको लाइवलीहुड प्रोवाइड करते हैं। गॉड एंड गॉडेस को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है, मतलब उनको डिवाइन थिंग क्यों बोला जाता है, जस्ट बिकॉज दे प्रोवाइड अस आवर लाइफ, जो लाइवलीहुड है हमारा वो उनसे है। तो वैसे ही ये सारी चीज़ों की वजह से भी हमको अपना लाइवलीहुड मिलता है, इसलिए इनको भी गॉड एंड गॉडेसेस के जितना जो है इंपॉर्टेंस वो मिलता था। और इन सोसाइटीज़ में हर किसी को नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करना जो है वो अलाउड था, लेकिन उनको एक्सप्लॉइट करने का कोई राइट नहीं था किसी के पास भी, मतलब आप उसको इर्रेस्पॉन्सिबली एकदम खर्च किए जा रहे हो, इस तरीके का राइट किसी के पास भी नहीं था। आप इसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, मतलब ओवर यूज़ नहीं कर सकते, जुडिशियसली उसका यूज़ करना है। वहीं पे दूसरी सोसाइटीज़ थी जहाँ पे द कम्युनिटी डिड नॉट कंट्रोल नेचुरल रिसोर्सेज। फर्स्ट वाले में क्या है, एक कम्युनिटी बना हुआ था और वो इन नेचुरल रिसोर्सेज के लिए रूल्स एंड लॉज बनाते थे। वहीं पे जो ये दूसरा सोसाइटी है, यहाँ पे कम्युनिटी के अंडर में कोई कंट्रोल नहीं होता था इन नेचुरल रिसोर्सेज का, वो उसको, मतलब उन चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग यूज़ नहीं कर सकते थे। यहाँ पे जो कंट्रोल है वो फ्यू पीपल्स के हैंड में होता था, कुछ लोग ऐसे थे जिनके हैंड में पूरे ही नेचुरल रिसोर्सेज का कंट्रोल था। ये एक स्मॉल क्लास ऑफ लैंड ओनर्स थे। स्मॉल क्लास मतलब एक छोटा-सा, छोटे लोग थे, मतलब कम लोग थे बोल सकते हो, जो कि क्या थे एक्चुअल में, इनको लैंड ओनर्स बोला जाता था। क्योंकि ये क्या करते थे, अपना लैंड जो है वो लैंड मतलब उनका है। पहले क्या था कि फर्स्ट वाले सोसाइटी में जो लैंड है उसको कॉमन प्रॉपर्टी माना जाता था, लेकिन इनके अकॉर्डिंग ये जो लैंड है वो कुछ लैंड ओनर्स का था। एंड ये क्या करते थे कि दूसरे पीपल को ये जो लैंड है उसको फार्मिंग के लिए देते थे, एंड उससे जो भी सारे क्रॉप्स आ रहे हैं
तो उस फार्मिंग कोई और करेगा और उसका बेनिफिट इन दोनों को होगा, यानी कि फार्मिंग जो कर रहा है उसको भी और साथ ही में लैंड ओनर को भी। तो लैंड ओनर यहाँ पे कुछ नहीं किया, वो सिर्फ अपना लैंड यहाँ पे किसी और को दिया है उस पर फार्मिंग करने के लिए। तो इन सोसाइटीज़ में जो किंग हैं वो मैनेज करते थे लैंड को, इरिगेशन रिसोर्सेज को, और अपने टेरिटरीज़ को भी वो प्रोटेक्ट करते थे। और उसके बदले में वो लोगों से लार्ज शेयर लेते थे उनके एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का, और साथ में टैक्स के फॉर्म में, मतलब उन चीज़ों को वो लेते थे। ठीक है, किंग्स थे यहाँ पे, तो खुद को किंग ऐसे वहाँ पे बोल देना, और उसके बाद सारा लैंड जो है वो उनका है, इरिगेशन उस पर होगा तो वो उनके मर्जी से होगा, एंड उसके बदले में वो लोगों से क्या लेंगे, तो टैक्स लेंगे। एंड सर्विस क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, तो सिर्फ उसके टेरिटरी को वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ह्यूमंस productivity grew in these societies as people exploited resources in a complex way। अब जो फर्स्ट वाला सोसाइटी था वहाँ पे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना मना था, लेकिन इस सोसाइटी में जो भी लोग हैं वो इन रिसोर्सेज को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे थे। ठीक है, बहुत एकदम एक्सप्लॉइट कर रहे थे, जिसके वजह से क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी तो ऑब्वियसली बढ़ेगा ही, चीज़ों का ओवर यूज़ करोगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा ही, लेकिन सम एक्सटेंट तक ही ये आपके लिए बेनिफिशियल है। एक टाइम के बाद जब आप सारी ही चीज़ों को एक्सप्लॉइट कर दोगे तब क्या होगा वहाँ पे, तब तो डेफिशिएंसी आ जाएगा ना चीज़ों का। तो ओवर प्रोडक्टिविटी का क्या ही मतलब है, क्या करना है हम लोग को, सिर्फ जितना ज़रूरत है उतना प्रोड्यूस किया जाए। तो यहाँ पे ये रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके ओवर प्रोडक्टिविटी कर रहे थे। टाउन्स एंड सिटीज़ विद लार्ज बिल्डिंग्स डेवलप्ड एज ट्रेड ग्रीव एंड आर्ट एंड कल्चर फ्लरिश्ड। जैसे जैसे ट्रेडिंग बढ़ता गया वैसे वैसे लार्ज बिल्डिंग्स एंड सोसाइटीज़ बनते गए, टाउन्स एंड सिटीज़ बनते गए, और आर्ट एंड कल्चर भी यहाँ पे फ्लरिश होने लगा। द ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ पॉपुलेशन ओवर द ईयर्स लेड टू फाउंडेशन ऑफ फर्स्ट एम्पायर्स। और क्योंकि यहाँ पे अब ग्रोथ इतना ज़्यादा हो रहा था, पॉपुलेशन वगैरह सब इतना बढ़ रहा था, तो अब यहाँ पे एम्पायर्स बिल्ड होने लगे। नाउ जो सोसाइटीज़ हैं वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वाइडनिंग ऑफ इंटरनल डिस्पैरिटीज़ दैट रिजल्टेड इन सोशल इनइक्वालिटी, क्लास कास्ट डिफ्रेंसिएशन, स्लेवरी, सब्जुगेशन ऑफ विमेन। यानी कि अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ा, एम्पायर्स फॉर्म हुए, तो साथ में क्या हुआ कि सोसाइटी में इंटरनल डिस्पैरिटीज़ देखने के लिए मिली, मतलब अब आपस में लोगों में ही जो डिस्पैरिटीज़ है वो फैल रही थी। उसके बाद सोशल इनइक्वालिटी, अब वहाँ पे लोग जो हैं वो सेम क्लास के नहीं रहे, डिफरेंट क्लास यहाँ पे डेवलप हो गया ना, एक लैंड ओनर का हो गया, उसके बाद कुछ फार्मर्स का हो गया, तो डिफरेंट क्लास यहाँ पे जब डेवलप हुए, यानी कि इनइक्वालिटी आया सोसाइटी में, साथ ही में क्लास और कास्ट के डिफरेंस बनने लगे, स्लेवरी देखने के लिए मिला, और विमेंस को सब्जुगेट किया जाने लगा। तो ये सारी चीज़ें थी यहाँ पे। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन इन ह्यूमन हिस्ट्री वॉज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन विच बिगेन अराउंड 250 ईयर्स एगो। अब क्या होता है, सबसे फर्स्ट रेवोल्यूशन क्या था, नियोलिथिक रेवोल्यूशन, जो कि अराउंड 10 ईयर्स बैक हुआ था। तो अब यहाँ पे दिया है नेक्स्ट रेवोल्यूशन जो था वो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो कि अराउंड 250 ईयर्स पहले हुआ था। फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप होने लगे थे ताकि जो भी गुड्स बन रहे हैं वो लार्ज स्केल में बने, और उसके बाद ये जो फैक्ट्रीज़ हैं उनमें वास्ट क्वांटिटी में रॉ मटेरियल्स और फ्यूल्स का रिक्वायरमेंट होता था, जिसके वजह से नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनका यूज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद द नेशन दैट वर इंडस्ट्रियलाइजिंग इन द 19th सेंचुरी बिगेन टू लुक एज अ न्यू रॉ मटेरियल सोर्सेज टू कीप देयर फैक्ट्रीज रनिंग। तो क्या है कि अब क्योंकि यहाँ पे वो सारे जो जगह थे जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था 19th सेंचुरी के अराउंड, तो वो लोग क्या चाहते थे कि उनको और ज़्यादा रॉ मटेरियल्स मिले, क्योंकि रॉ मटेरियल का यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ गया था। तो और ज़्यादा रॉ मटेरियल्स मिले, तो उसके लिए वो लोग नए तरीके देख रहे थे जिसके थ्रू उनको रॉ मटेरियल्स मिल पाए, ताकि उनका जो फैक्ट्री है वो रन होता रहे। तो इसके लिए क्या करते हैं कि वो डिफरेंट साइंटिस्ट को और जियोलॉजिस्ट को अलग अलग कॉर्नर्स में भेजते हैं पूरे ग्लोब के, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सकें वो सारी कंट्रीज़ को जो कि रिच हैं नेचुरल रिसोर्सेज में। तो दीज नेशन बिलीव्ड दैट द वर्ल्ड्स नेचुरल वेल्थ वॉज अ रिसोर्स दैट इट हैड टू बी यूज्ड टू द फुल। इनका क्या मानना था कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं पूरे वर्ल्ड में उनको पूरे के पूरे तरीके से यूज़ किया जाना चाहिए। पहले वाले सोचते थे क्या कि ये गॉडली थिंग है, इनको सही तरीके से यूज़ किया जाए, लेकिन ये सोच रहे हैं कि उनको पूरा का पूरा यूज़ करना है रिसोर्सेज को। द रिसोर्सेज वर टू बी एक्सप्लॉइटेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन इन देयर फैक्ट्रीज एंड दस इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ देयर पीपल। इनके अकॉर्डिंग रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिले उनके फैक्ट्रीज़ में, और जो भी लिविंग बींग्स हैं उनके पास में, जो भी पीपल हैं, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज़ हो जाए। They also believed that scarcities of raw material could managed by
डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन टेक्निक्स। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो भी रॉ मटेरियल्स है उनका जो स्कार्सिटी आ रहा है, मतलब कि कमी आ रहा है, उसको पूरा कर सकते हैं नई टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करके और नए टेक्निक्स को डेवलप करके। दे बिगिन टू कॉलोनाइज कंट्रीज अक्रॉस एशिया, अमेरिका, अफ्रीका एंड एक्सप्लॉइट द नेचुरल वेल्थ ऑफ दीज कॉलोनीज। तो अब ये लोग क्या करने लगे, कॉलोनीज बनाने लगे। कहाँ कहाँ पे, तो एशियन कॉन्टिनेंट में, अमेरिका में और अफ्रीका में, और वहाँ की नेचुरल वेल्थ को यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने लगे। वहीं पे बहुत सारी ऐसी कॉलोनीज़ थी जो कि ट्राइबल थी। ट्राइबल मतलब बोल सकते हो वहाँ की लोकल, जो पुराने टाइप का थोड़ा सा थॉट रखते हैं। तो वो लोग अपना जो लैंड होता था, फॉरेस्ट एरिया होता था, उसको यूज़ नहीं करने देते थे इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए या फिर ट्रेडिंग के लिए। नाउ अनलाइक द इंडस्ट्रियल नेशंस, दे डिड नॉट एक्सप्लॉइट नेचर फॉर कंजम्पशन। ठीक है, ये जो ट्राइबल कॉलोनीज थी ना, या फिर जो ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं, वो नेचर को एक्सप्लॉइट नहीं करती थी अपने कंजम्पशन के लिए। उसके बाद दे बिलीव नेचर वॉज डिवाइन। इनका भी थॉट था कि नेचर क्या है, डिवाइन है, मतलब गॉडली थिंग है। नाउ एक क्लैश यहाँ पे डेवलप होने लगा, क्योंकि दो लोगों के थॉट में अगर डिफरेंस है तो ऑब्वियसली उनके बीच में क्लैश आएगा। तो एक क्लैश आने लगा, क्योंकि एक सोसाइटी इन रिसोर्सेज को गॉडली थिंग समझ रहा है एंड दूसरा उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है। Thus, the industrialist wanted to clear the forest to grow commercial crops, divine forest and agriculture land for mining, construct dams across rivers to generate electricity. इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ वाले क्या चाहते थे कि जो भी फॉरेस्ट है उनको क्लियर कर दिया जाए, ताकि वहाँ पे कमर्शियल लैंड हम लोग बना सकें जहाँ पे क्रोप्स उगे, और उन क्रोप्स को फिर वो सेल करके वापस से उससे क्या बनाएंगे, पैसे बनाएंगे। उसके बाद जो फॉरेस्ट और एग्रीकल्चरल लैंड है वहाँ पे माइनिंग करने लगे और डैम्स कंस्ट्रक्ट करने लगे रिवर्स के पास, ताकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएँ। वहीं पे दूसरी तरफ जो ट्राइबल पीपल हैं वो चाहते थे कि नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनको ट्रेडिशनल तरीक़ों से ही खर्च किया जाए, जैसे फर्स्ट सोसाइटी वाले करते थे। और ये जो क्लैश था वही इनके कल्चर में कंटिन्यू होते गया, जो कि आज तक देखने के लिए मिलता है। नाउ इंडस्ट्रियल इकोनॉमिस्ट एंड साइंटिस्ट टिल 1950s बिलीव्ड that natural resources are inexhaustible and can be exploited limitlessly to increase society's productivity. 1950s तक ना इंडस्ट्रियल इकोनॉमिस्ट जितने भी थे उन सबका बिलीव क्या था कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो इनएग्जॉस्टिबल हैं, मतलब कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं, एंड इनको लिमिटलेसली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, मतलब कि कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहो आप उतना उसको यूज़ करो और सोसाइटी का जो भी प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ करते रहो। द ओनली प्रॉब्लम वॉज दैट नेचुरल वेल्थ वॉज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द ग्लोब। इनका इकलौता प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि जो भी यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना ग्लोब में, वो अनइवन है, मतलब कि कहीं पे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कहीं पे कम प्रेजेंट हैं। तो इसीलिए इनको बस यही एक प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा था। तो इसका बेटर सॉल्यूशन इनको क्या मिला, ट्रेडिंग किया जाए, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करें एक जगह से दूसरी जगह। जैसे जहाँ पे रॉ मटेरियल्स अच्छे खासे प्रेजेंट हैं, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज अच्छे से प्रेजेंट है, वहाँ से आप रिसोर्सेज ले लो और दूसरी जगह पे आप उसको उससे नए प्रोडक्ट्स बना करके आप वापस वहाँ पे एक्सपोर्ट कर दो। तो इस तरीके की चीज़ों को वो लोग यूज़ करके सोचे कि एक बैलेंस बना लेंगे यहाँ पे। जो इम्बैलेंस्ड नेचर है, नेचुरल रिसोर्सेज जो यहाँ पे अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके बीच में एक बैलेंस बना लेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं एंड करती हूँ इस वीडियो को। अब इस लेसन के मतलब इसके नेक्स्ट वाले जो वीडियो बनेगा, सेकंड पार्ट जो बनेगा, उसमें मैं आपको आगे का जो पोर्शन है वो एक्सप्लेन करूँगी। तो आई होप आपको यहाँ तक ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब इफ़ you are new to our channel, and if you want to stay connected with us, then join the Telegram link given in description.